नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहली नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन प्रश्नकाल में विपक्ष ने उठाए सवाल, विभागीय मंत्रियों ने दिए जवाब। वन मंत्री ने कहा, मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने की दिशा में काम कर रही सरकार। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जमुरानी बांध निर्माण की निविदा प्रकाशित होने पर जाहिर की खुशी। कहा, पेयजल और सिंचाई की समस्या का होगा समाधान, पूरा होगा ड्रीम प्रोजेक्ट। जनजातीय विद्यार्थियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहा दून संस्कृति विद्यालय। उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों के सीमांत क्षेत्रों के बच्चे कर रहे पढ़ाई, विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं यहां से पढ़े विद्यार्थी। और देहरादून जिले के त्यूनी क्षेत्र में हुआ वाहन दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मृत्यु। हादसे में घायल एक व्यक्ति को अस्पताल में कराया गया भर्ती। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस दौरान धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने अल्पसूचित प्रश्न में नंदा गौरा योजना के पात्र लाभार्थियों के आवेदन की स्थिति जानी। इस पर विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि पात्र लाभार्थियों के भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत अब तक लाभ ले चुके लाभार्थियों का विवरण भी सदन को दिया। विधायक ब्रिजभूषण गैरोला ने तारांकित प्रश्न में पूछा कि पिछले 6 माह से सफेद राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया बंद है। खाद्य मंत्री ने बताया कि 6 माह में कुल 3,437 राशन कार्ड बनाए गए हैं, जबकि राज्य में कुल 21,948 लोगों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सफेद राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है। वहीं सदन में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों में मौत का मामला भी उठा। वन्यजीव हमलों पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने सदन को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 900 फॉरेस्ट गार्ड और 300 वन दरोगाओं की भर्ती की है। साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए हेल्पलाइन बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जागरूकता से मानव वन्यजीव संघर्ष रुक सकता है। 71% वन क्षेत्र है शादी में, और वन क्षेत्र के जो संभवतः हर इलाका ऐसा है जो वनों से कहीं न कहीं घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार के प्रयास के समझना ही काफी नहीं होगा। इसमें बिना जन सहयोग के, जन सहभागिता के, जन जागरण के इसको नहीं प्रभावी अंकुश नहीं लगा जा सकता। हम लोग लगातार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हम लोगों ने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन प्लान भी बनाया है ताकि इसको और कम किया जा सके, और 32 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इसके लिए किया गया। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों की आधी अधूरी तैयारी को लेकर विपक्ष ने मंत्रियों पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि मंत्रियों की आधी अधूरी तैयारी की वजह से सरकार की भी पोल खुल रही है। देश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार की घटनाएं घटित हो रही हैं और सरकार उसमें निश्चित रूप से जो है अपने आप को असहज भी पाती है और ये भी जानती है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो उससे कैसे बचा जाए। इसके 2 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक, उद्यान विभाग में क्यों भाई जब भ्रष्टाचार हुआ तो सरकार को संस्तुति करनी चाहिए थी ना, सीबीआई जांच न्यायालय कर रहा है, सरकार क्यों नहीं कर रही? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 2 दिनों से प्रश्नकाल चल रहा है और मंत्री बेहतर तरीके से सदन में जवाब दे रहे हैं। चल रहा हूं कि कल से प्रश्नकाल प्रारंभ हुआ। कल हमारे मंत्रियों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। आज तो प्रश्नकाल ही समय से पहले पूरा हो गया, का मतलब जवाब दिए तभी तो प्रश्नकाल पूरा हुआ। तो कांग्रेस एक फितरत बन गई कि सवाल उठाना और जब माननीय मंत्री जवाब दें तो बीच बीच में उठना, और उठने के साथ साथ बहुत ऊंची आवाज में बोलना। वो जब जवाब पूरा भी नहीं होता उससे पहले उठ जाते हैं। मजाक आज मैंने कहा भी है कि आप धैर्य भी रखिए सुनने का। प्रश्न तो एक के सापेक्ष अनेकों उठाते हैं, लेकिन जवाब सुनने की क्षमता उनके अंदर नहीं है।
उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं को विधानसभा की कार्यवाही दिखाई गई। छात्र छात्राओं में विधानसभा की कार्यवाही को देखने के बाद काफी उत्साह देखने को मिला। सदन की कार्यवाही देखने पहुंचे सरदार महिपाल राजेंद्र यानी SMR जनजातीय PG कॉलेज के छात्र छात्राओं का कहना है कि बजट सत्र के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। बजट सत्र देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम इस बार फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं। हम देखना चाहते हैं यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, बजट सत्र में किस तरह के मतलब आंसर्स दिए जाते हैं, क्या कार्रवाई होती है, ये सब चीज़ें देखने के लिए हम आज यहाँ पे आए। कॉलेज के विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही का अवलोकन करने आए MIT की छात्राओं से विधानसभा में भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छात्राओं से लोकतंत्र की प्रणाली के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि युवाओं को लोकतंत्र में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका जैसे कैसे कार्य करते हैं, इसकी सभी को पूरी जानकारी होनी चाहिए। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि गौला नदी पर बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना के अवशेष कार्यों के लिए 3,678.23 करोड़ रुपए की वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि परियोजना को केंद्र सरकार की ओर से अक्टूबर 2023 में PMKSY और AIBP योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता 1,557.18 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी। शेष धनराशि MOU के अनुरूप उत्तर प्रदेश की ओर से 689 करोड़ रुपए और 1,432 करोड़ रुपए का वहन उत्तराखंड अगले 5 सालों में करेंगे। परियोजना के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा NOC प्रदान की गई है। अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग उच्चीकरण अन्य संरचनात्मक कार्यों की लागत के लिए लगभग 45 करोड़ की निविदा प्रकाशित की जा चुकी है। मुख्य बांध के निर्माण कार्य के लिए 2,388 करोड़ रुपए की निविदा भी आमंत्रित कर दी गई है। प्रस्तावित परियोजना से हल्द्वानी शहर की वर्तमान जनसंख्या लगभग 4.80 लाख और वर्ष 2051 तक आकलित जनसंख्या 10.51 लाख को हर साल 42.70 MCM पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के 4 जनपदों के 5,765 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि हल्द्वानी नैनीताल रोपवे में कार्य शीघ्र शुरू होगा। हल्द्वानी में 9 करोड़ से कैथ लैब की स्थापना होगी। अभी मैंने आपको बताया कि 45 करोड़ के टेंडर पहले ही आमंत्रित किए जा चुके हैं, जिसमें ऑफिस बनना है, जिसमें सड़कें बननी हैं और कॉलोनी बननी है। वो टेंडर पहले लग चुका है और जो फाइनल टेंडर लगना है 2,400 करोड़ रुपए का, उसका प्रकाशन कल हो चुका है। टेंडर आमंत्रित हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुका है, न्यूज़पेपर से में आ गया है, तो शंका का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। देहरादून स्थित भारतीय जनजातीय सूचना शिक्षा संस्थान का दून संस्कृति विद्यालय उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों के सीमांत क्षेत्रों में जनजातीय बच्चों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहा है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट कि ये संस्थान किस तरह से मुख्यधारा से अब तक दूर रहे बच्चों के सपनों की उड़ान को पंख दे रहा है।
देहरादून स्थित भारतीय जनजातीय सूचना शिक्षा संस्थान का दून संस्कृति विद्यालय उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय बच्चों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहा है। 2004 में स्थापित इस स्कूल में उत्तराखंड, असम, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की 182 जनजातीय छात्रों को आधुनिक और तकनीकी शिक्षा दी जा रही है। स्कूल के संस्थापक और पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय का कहना है कि स्कूल हाशिए पर खड़े जनजातीय बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के साथ ही उनकी बोली भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन भी कर रहा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनजातीय लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लक्ष्य को हासिल करने में यह स्कूल मील का पत्थर साबित हो रहा है। यहाँ से पढ़े 2000 से भी अधिक विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। आज हमारे विद्यालय से 2000 से अधिक छात्र उत्तर पूर्वांचल, जौनसार बावर, तराई बावर और उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ तथा धारचूला क्षेत्र के हैं, ऐसे छात्र यहाँ से पढ़ के ग्रेजुएट होके विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमा रहे हैं। कोई बायोकेमिस्ट्री में प्रोफेसर हैं, कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। एक ने लद्दाख में अपना मीडिया का स्कूल वहाँ पे खोला है, बहुत बड़ा सेंटर खोला है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि अत्यंत साधनहीन अभावों में रहते हुए भी हमने देश के लिए एक अच्छे ऐसे युवक यहाँ से निर्मित किए हैं जिनके पास विद्या का बल है, वीरता का बल है और वे कूट कूट कर उनमें देशभक्ति भरी हुई है। उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस और टेक्नोलॉजी यूकॉस्ट ने उत्तराखंड की वनराजी जनजाति की शिक्षा और भाषा के संरक्षण के लिए दून संस्कृति स्कूल के साथ करार किया है। यूकॉस्ट ने इसके तहत स्कूल में वनराजी जनजाति शिक्षा और भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किया है। यूकॉस्ट के महानिदेशक दुर्गेश पंत का कहना है कि उत्तराखंड की कई बोली भाषाओं पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में यूकॉस्ट वनराजी भाषा का संरक्षण करने में सहयोग दे रहा है। जो हमारे वनराजी हैं उसके बच्चे हैं, क्योंकि वो यहाँ पढ़ते भी हैं और उनकी संख्या लगातार कम हो रही है और आज हम जानते हैं कि 1000 से भी कम रह गए हैं। अगर ये हैं तो एक अपने आप में जिसको हम कहते हैं कि ये करीब करीब लुप्त होती भाषा है, लिपि है, उसको जीवित रखने के लिए हम क्या डिजिटल इंटरवेंशंस कर सकते हैं, किस तरह की रिपोजिटरी बना सकते हैं, डेटाबेस इसका हो सकता है। तो ये हम प्रयोग करने का हम लोगों ने भी मन बनाया है यूकॉस्ट में। और भाषा और संस्कृति अगर रहेगी तो उससे आगे के लिए कई और अभिनव प्रयोग हो सकते हैं। इसी की दिशा में ये कदम उठाया गया है। पिथौरागढ़ निवासी वनराजी समुदाय की दरवान सिंह और उनकी पत्नी ललिता देवी स्कूल में ही निवास कर रहे हैं। उनका बेटा मनीष स्कूल में शिक्षा ले रहा है। उनका कहना है कि पिथौरागढ़ में स्कूली शिक्षा मुश्किल थी, यहाँ उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है और इससे उनके बच्चे का भविष्य संवर जाएगा। मेरे बच्चे यहाँ बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे वहाँ जो कि अंग्रेजी मीडियम नहीं होती है, हिंदी मीडियम होता है, यहाँ अंग्रेजी मीडियम है, तो इस कारण से हमें यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाना हम चाह रहे हैं। जी, पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पर, तो पहले से तो बहुत अच्छी पढ़ाई है। जो कि पहले जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते थे वहाँ तो बहुत कमज़ोर पढ़ाई थी, यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। एक अन्य छात्र तकम गोमी अरुणाचल के सीमांत क्षेत्र के रहने वाले हैं। 7वीं कक्षा का एक छात्र इंजीनियर बनना चाहता है। उनका कहना है कि स्कूल में उन्हें ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में जानकारी मिल रही है। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की। यहाँ पे हमें नया टेक्नोलॉजी, उसके बाद कम्युनिकेशन और लैंग्वेज, ये सब के बारे में सीखने मिलते हैं। हम ड्रोन के बारे में जाने, उसके पीटी सुबह अपना वर्कआउट करते हैं और कुछ पढ़ाई प्लांटेशन, ये सब जो हमेशा सैटरडे को प्रैक्टिकली होते हैं। अरुणाचल की ही एक अन्य छात्र लपक दबंग का कहना है कि यहाँ पढ़ने के लिए अच्छा माहौल है। मैं अरुणाचल से आया हूँ और यहाँ में पढ़ने आया हूँ एजुकेशन के लिए, और यहाँ में हर चीज़ अच्छा है, जगह भी अच्छा है, क्रूज यहाँ में हर चीज़ होता है, जैसे कि प्लांटिंग करना और ड्रोन उड़ाना, हमको कुछ सिखाया जाता है। इसके बाद यहाँ में प्ले ग्राउंड भी है, जहाँ से हम खेल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने देहरादून के नालापानी में स्थित राज्य स्तरीय मॉडर्न पुस्तकालय का लोकार्पण किया। शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पुस्तकालय का संचालन राजा राममोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता और शिक्षा विभाग उत्तराखंड के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिभाशाली बच्चों को महत्वपूर्ण शहरों के भ्रमण के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है। विज्ञान और गणित के शिक्षकों को देश के उच्च स्तर के शिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा, जिससे शिक्षण गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कर सके। देहरादून जिले के त्यूणी क्षेत्र के ढूंग में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वाहन में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 6 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसडीआरएफ ने घटनास्थल पर पहुंचकर सभी शवों को स्थानीय पुलिस और लोगों की सहायता से वैकल्पिक मार्ग से होते हुए मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसका उपचार किया जा रहा है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।